नमस्कार दोस्तों, पेंशन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। कई दशकों तक सरकारी तंत्र में अपनी सेवाएं देने के बाद एक इंडिविजुअल की इतनी एक्सपेक्टेशंस जरूर रहती हैं कि कम से कम उसका बुढ़ापा सिक्योर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको लाने के पीछे मोटिव क्या है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको इसका बेनिफिट किस तरह से हो सकता है, ये स्कीम जो है एनपीएस से और ओपीएस से किस तरह से डिफरेंट है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। ये जो यूपीएस है, पुरानी पेंशन स्कीम का एक बहुत बड़ा इशू एड्रेस करती है, जहां पर किसी भी तरह की अश्योर्ड पेंशन की कोई गारंटी नहीं दी गई थी और यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से एनपीएस को क्रिटिसाइज भी किया जाता था। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें ऑफर की जाती है अश्योर्ड पेंशन और ये स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। अब यहाँ पर इस स्कीम में नया क्या है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, डेफिनेटली इसके पीछे एक बड़ा कारण तो इलेक्शंस ही हैं। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो ओपोजिशन पार्टीज जो हैं एनपीएस और ओपीएस का जो डिबेट है उसका भरपूर फायदा उठाती हैं। इस एनपीएस में अश्योर्ड पेंशन का कोई सिस्टम नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं इसकी वजह से लगातार अनहैप्पी रहे हैं और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस में ये जो ओपीएस का मुद्दा है ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। डिफरेंट स्टेट्स की कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2023 में इसने ओपीएस लागू कर दिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी 2022 में कांग्रेस ने ओपीएस लागू कर दिया है। कांग्रेस के अलावा अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो इसने भी 2022 में पंजाब में ओपीएस को लागू कर दिया है। अभी फ्यूचर में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहने वाला है। अभी आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं। अब ये जो यूपीएस है इसके बारे में खास बात यही है कि ये रिटायरीज को एक फिक्स पेंशन ऑफर करता है जो कि एनपीएस में नहीं ऑफर की जाती है। एनपीएस में आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसके साथ में गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है जो कि वर्तमान में 14% है। तो ये सारा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है और रिटायरमेंट के समय आपका जितना भी कॉर्पस बन जाएगा उसका 60% तक आपको वापस दे दिया जाता है और बचे हुए 40% की आपकी एन्युटी बना दी जाती है। क्योंकि हमारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो हमारी पेंशन जो है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि मार्केट ने हमारे इन्वेस्टेड सालों में कितना रिटर्न दिया है। और अगर मार्केट बुरा परफॉर्म करती है तो चांसेस है आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं होंगे और आपकी पेंशन भी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। लेकिन यूपीएस में ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पर आपको अश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी जाती है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यूपीएस के जो 5 की फीचर है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला की फीचर ये है कि यहाँ पर आपको अश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी जाती है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर होने क्या वाला है, जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है तो उसकी जो लास्ट 12 महीनों की बेसिक पे है उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा और उस एवरेज का 50% जो है आपको अश्योर्ड पेंशन दी जाएगी, यानी कि आपको जो पेंशन मिलने वाली है उससे कम नहीं दी जा सकती। अब ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 साल है। हालांकि आपको ये जो अश्योर्ड पेंशन है ये 10 साल की सर्विस के बाद ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 25 साल से जैसे जैसे आपकी सर्विस कम होती चली जाएगी रिटायरमेंट के समय तो उसी प्रोपोर्शन में आपकी पेंशन को भी कम किया जाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मिनिमम एश्योरेंस जरूर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति जो है 10 साल की सर्विस पूरी कर चुका है तो उसको मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन दी ही जाएगी। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर फैमिली पेंशन भी अश्योर की गई है। मान लीजिए कोई रिटायरी है और वो पेंशन ले रहा है और उसी दौरान उसकी अगर डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो जो पेंशन उसको मिल रही थी उसका 60% जो है उसकी फैमिली को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी 10,000 रुपए मान लीजिए पेंशन आ रही थी तो यहाँ पर उसको 6,000 रुपए उसकी फैमिली को पेंशन के रूप में दिया जाएगा उसकी डेथ के बाद। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी पेंशन जो है उसका इंडेक्सेशन होने वाला है इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि फ्यूचर में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ने वाली है। जिस तरह से सैलरी में आपकी एक बेसिक पे होती है उसके साथ में डीए होता है, ठीक इसी तरह का अरेंजमेंट यहाँ भी होने वाला है। और डीए के लिए जिस इंडेक्स को बेस माना जाएगा वो इंडेक्स है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में इसी इंडेक्स को बेस माना जाता है उनके डीए को निर्धारित करने के लिए। इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ एक लमसम पेमेंट भी की जाएगी आपको रिटायरमेंट
के समय यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पेमेंट आपको की जाएगी ये ग्रेच्युटी के एडिशन में की जाएगी। यहाँ पर आपकी ग्रेच्युटी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये लमसम पेमेंट कितनी होने वाली है, आपके जो भी मंथली इमोल्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी बेसिक पे ली जाएगी और डीए को लिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर इसका 1/10 जो है वो आपको दिया जाएगा हर 6 महीने के लिए। और ये जो पेमेंट है आपकी जो लास्ट पेमेंट होने वाली है, लास्ट सैलरी जो होने वाली है उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। सपोज किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का 1/10 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 रुपए और ये दिया जाएगा हर 6 महीने के लिए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल की सर्विस पूरी की है, तो 20 साल में उसके 40 हाफ ईयर हो जाएंगे। इस 40 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 10,000 रुपए से, तो टोटल जो है आपको 4 लाख रुपए जो है लमसम एडिशन में दिए जाएंगे आपकी ग्रेच्युटी के। अब पहले क्या था, ओपीएस चल रहा था, फिर एनपीएस आया, अब फिर से यूपीएस आ गया। तो भाई जब ओपीएस चल रहा था तो एनपीएस को लाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि डेफिनेटली जब एनपीएस आना था तो इसका विरोध होने वाला था। अब पिछले 20 सालों से इस एनपीएस का विरोध हो रहा है और इसी विरोध के चलते ही ये एनपीएस के बाद नया सिस्टम जो यूपीएस है इसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस एनपीएस को लाना ही क्यों पड़ा, आइए एक बार इसको भी समझ लेते हैं। एनपीएस जो है इसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर दिया था 1 जनवरी 2004 से। यहाँ पर इस समय क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया के पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म्स करना चाहती थी। कारण यही था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन देने के लिए कोई डेडिकेटेड फंड नहीं था जिसको कि गवर्नमेंट आगे इन्वेस्ट करके इस पेंशन को देती रहेगी। हर साल टैक्सेस वगैरह से जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ पेंशन के रूप में ही चला जाता था। तो गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा पैसा बचता नहीं था। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर यह बोला गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद जब भी कोई गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेगा तो उसको एनपीएस के अंडर ही लाया जाएगा। इससे पहले ओपीएस में क्या होता था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, वो अपनी लास्ट जो सैलरी आती थी बेसिक पे प्लस डीए को लिया जाता था, उसका 50% जो है आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था गारंटीड रूप से। ठीक इसी तरह का सिस्टम कुछ यूपीएस में प्रपोज किया गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उस समय क्या होता था कि जो बिल्कुल लास्ट वाली सैलरी है उसको लिया जाता था, अभी क्या हुआ है पिछले 12 मंथ्स का जो एवरेज है उसको लिया जाने वाला है। इसके साथ एक डीए का कंपोनेंट होता था जो कि आपकी बेसिक का कुछ परसेंटेज होता था। ये जो डीए है इन्फ्लेशन के साथ लगातार बढ़ता रहता था। उससे क्या होता था कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग फ्यूचर में बढ़ता था तो उसके साथ साथ आपकी पेंशन भी बढ़ती रहती थी। ये जो एनपीएस था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम थी वो यही थी कि ओपीएस जो था वो पूरी तरह से अनफंडेड था, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉर्पस नहीं था जो कि डेडिकेट किया गया हो पेंशन के लिए। उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी थी पेंशन से रिलेटेड वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नमेंट इस बढ़ती हुई लायबिलिटी को लेकर थोड़ी वरीड इसलिए भी थी कि पिछले 3 डेकेड से जो पेंशन की लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जैसे कि यहाँ पर जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 1990-91 की अगर हम बात करें तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन बिल था 3,272 करोड़ और ठीक इसी समय स्टेट गवर्नमेंट्स का जो पेंशन बिल था वो था 3,131 करोड़ रुपीस। यहाँ से 3 डेकेड आगे चलते हैं, 2020-21 की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन बिल है वो 58 टाइम्स बढ़ चुका है। अभी वर्तमान में ये है 1,90,886 करोड़ और जो स्टेट गवर्नमेंट का ये जो बिल है ये 123 टाइम्स 123 गुना बढ़ चुका है और ये वर्तमान में है 3,86,001 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि पेंशन पर जो पैसा एलोकेट होने वाला है उसमें एक बड़ा जंप देखने को मिला है। ये एनपीएस काम कैसे करता था और इसका ओपोजिशन इतना ज्यादा क्यों किया गया था। एनपीएस की अगर ओपीएस से तुलना करें तो यहाँ पर 2 बड़े फंडामेंटल डिफरेंस थे। पहला ये कि एनपीएस में कोई भी अश्योर्ड पेंशन का प्रोविजन नहीं था। दूसरी चीज क्या थी, यहाँ पर एनपीएस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी पेंशन को खुद ही फंड करता था, हालांकि इसके बराबर में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करती थी। कुछ समय पहले गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। शुरू में क्या था कि 10% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था अपनी बेसिक पे और डीए का, और ठीक बराबर में 10% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी। तो ये सारा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता था एनपीएस की डिफरेंट स्कीम्स जो है उसके अंदर। बाद में क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट का 10% वाला कंट्रीब्यूशन है इसको बढ़ाकर कर दिया 14% और अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या किया गया है, इस कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अब इसको कर दिया गया है 18.5%। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार मार्केट में इंक्रीज किया जा रहा है। इस कंट्रीब्यूशन के बाद जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करता था उसको कुछ स्कीम्स चूज करने की आजादी थी। वो अपनी स्कीम्स लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क कैटेगरी तक की जो भी स्कीम्स हैं उनमें से इन्वेस्ट कर सकता था। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर थे। अभी वर्तमान में आप देखें तो 9 पेंशन फंड
फंड मैनेजर हैं जो कि हैं SBI, LIC, UTI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा और मैक्स, ये सब जो है आपके पेंशन फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा पेंशन फंड में भी आगे कैटेगराइजेशन था, आप लो रिस्क से जा सकते हैं हाई रिस्क की तरफ। यहाँ पर आपकी डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, और बिल्कुल हाई रिस्क में जाएंगे तो सिर्फ इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपकी की जाती हैं, यानी कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए दो बड़ी चिंताएं थी। पहली चीज, कोई अश्योर्ड रिटर्न नहीं थी, अश्योर्ड पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। उसके अलावा उनका खुद का पैसा भी लगातार जा रहा था इसमें इन्वेस्ट होने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आपकी ओपीएस में नहीं थी। ओपीएस में एम्प्लॉय को किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही होती थी। किसी तरह का एश्योरेंस नहीं है, आपका खुद का पैसा भी लगातार जा रहा है आपके पास से। यही एक बड़ा कारण था कि एनपीएस का लगातार अपोज किया जा रहा था, और लगातार पिछले 20 सालों से ये डिमांड चल रही है कि ओपीएस को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट जो है सीधा ओपीएस नहीं ला पा रही है, लेकिन धीरे धीरे वो सारे प्रोविजंस जो कि ओपीएस में है वो स्लाइटली धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। इसी क्रम में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2023 में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी का मेन काम यही था कि एनपीएस का एनालिसिस किया जाए और इसमें क्या क्या अच्छे प्रोविजन ऐड किए जा सकते हैं उसके बारे में मंथन किया जाए। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस कमेटी ने 100 से ज्यादा मीटिंग्स की हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, लेकिन जो भी ट्रेड यूनियंस हैं उनका ये कहना है कि हमारे साथ कोई भी डिस्कशंस इस मामले में नहीं की गई हैं। तो ये एक डिफरेंट पॉलिटिकल टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। लास्ट में कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, और उन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर ये जो यूपीएस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये जो यूपीएस इंट्रोड्यूस किया गया है इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है? तो वो सारे एम्प्लॉई जो 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया था और एनपीएस के अंडर ही वो रिटायर हो चुके हैं, तो वो इस यूपीएस स्कीम में आ सकते हैं। अब जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको एनपीएस के अंडर पेंशन कुछ ना कुछ मिल रही होगी, तो उस पेंशन को अभी ये यूपीएस वाली जो पेंशन है उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा, और एडजस्टेड अमाउंट जो है वो एरियर के रूप में उनको दे दी जाएगी। और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगी, यानी कि मान लीजिए वहां पर एनपीएस में उसको पेंशन मिल रही है 7,000 रुपए हर महीना, और यहाँ पर उसकी पेंशन अगर मान लीजिए 15,000 रुपए महीना बन रही है, तो ये जो डिफरेंस है 8,000 रुपए का, ये एरियर के रूप में मिल जाएगा। प्लस इस पर जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है जो कि वर्तमान में है 7.1%, इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर इंटरेस्ट भी उनको पे किया जाएगा। हालांकि एम्प्लॉइज के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो एनपीएस के अंडर भी रह सकते हैं, लेकिन जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है एनपीएस के अंडर कोई भी नहीं रहना चाहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारे लोग यूपीएस को ही अडॉप्ट करने वाले हैं अभी प्रेजेंट के लिए। एक बार यूपीएस या एनपीएस में से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए यूपीएस को एक बार चूज कर लिया या एनपीएस को चूज कर लिया है, तो उसके बाद आप इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये जो स्कीम है वर्तमान में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही लागू की गई है, लेकिन स्टेट्स के पास भी इस बात की आजादी रहेगी कि वो यूपीएस को चूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स जो हैं मोस्ट प्रोबेबली इसको चूज करने वाले हैं, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके स्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक एम्प्लॉई जो रिटायर हो रहा है उसको किस स्कीम में ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होने वाला है, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ चुका होगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।